आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में मैं एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज एमटीएस के सेकंड शिफ्ट के सवालों को हम लोग हल करेंगे। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत ही मजेदार सवाल है। देखिए, बहुत ही किसी भी सवाल को देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमें आपको समझाना है। केवल यहाँ पे वीडियो की तरह रील्स नहीं भगाने हैं, ठीक ना। हमें आपको एक एक चीजों को समझाना है। मेरा प्रयास ये है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो हर एक सवालों को बहुत बेहतर तरीके से सीख पाए। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और आप यदि इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं वो मैथ सीखने के लिए आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कह रहा है अनिल कुमार रजत को कोई वस्तु 25% हानि पर बेच देता है। ये अनिल कुमार है और ये रजत है। अनिल कुमार, मान लीजिए 100 रुपए का कोई सामान था और इन्होंने 25% नुकसान पर रजत को बेच दिया, तो रजत को कितने में बेचेंगे बताइए ना। 75 में बेचेंगे। 100 रुपए का सामान, किसी भी वस्तु का जो लागत मूल्य होता है वो 100 रुपए होता है, तो 100 रुपए का सामान कितने में बेचेंगे? 75 में बेच देंगे। ठीक है। अब आपसे सवाल में ये कह रहा है 25% की हानि पर 15,000 रुपए में बेच। देखिए सवाल में कह रहा है ना कि 15,000 रुपए में बेचते हैं, मतलब 25% का घाटा सह करके अनिल जो है 25% का घाटा सह करके रजत को अपना सामान 15,000 में बेच देते हैं। हमें इस 15,000 की कोई जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे एक रेशियो निकालिए इनके जो है, तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100। इनके क्रय और विक्रय का रेशियो निकालेंगे तो 4 संबंध 3 का आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अनिल का सामान यदि 4 रुपए का रहा होगा तो उसको रजत को कितने में बेच दिया? 3 रुपए में बेच दिया। घाटा सह करके 3 रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है रजत अब इसे डेबिट को बेच देता है और कह रहा है उस कीमत पर बेचता है जिससे अनिल कुमार को 5% का लाभ होता। रजत ने डेबिट को उस कीमत पर बेच दिया जिस कीमत पर यदि अनिल बेचता तो अनिल को 5% का लाभ होता। तो पहले हम ये देख लें कि अनिल को 5% लाभ लेने के लिए कितने में बेचना पड़ता। तो बताइए, जो 4 रुपया अनिल का है ये क्रय मूल्य है, और किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100 होता है। अनिल के सामान की लागत है 4 रुपया और किसी भी वस्तु का लागत मूल्य हमेशा 100 के बराबर होता है। ये 100 यहां नीचे आ जाएगा मेरे बच्चों, और मुझे विक्रय मूल्य बताना है। तो विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा भी हो सकता है, 100 से कम। ज्यादा कब होगा? जिस विक्रय मूल्य में लाभ चाहिए। हमें इस विक्रय मूल्य में 5% का लाभ चाहिए, इसलिए यहाँ पे 105 का गुणा करना चाहिए। यदि 105 का गुणा करेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य निकल के आएगा, और उस विक्रय मूल्य में 5% का लाभ जरूर होगा। अब आप देखिए, 5 दूना 10, 5 इकाइयां 5, 5 दूना 10, 4 पंजे 20, 21 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौका 20.5 दूना 10। मतलब अनिल यदि 5% लाभ पर बेचता तो 4.2 में बेच पाता, लेकिन अनिल नहीं बेच पाया। लेकिन यह काम रजत ने कर दिया। रजत ने डेबिट को 4.2 में बेच दिया। यही ना बोल रहा है कि जितने में ये बेचता उतने में रजत ने डेबिट को बेच दिया। तो रजत का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। रजत कितने में खरीद के लाया था? 3 में। बेच कितने में दिया? 4.2 में। तो फायदा कितने का हुआ? 1.2 का। रजत फायदा अपने लागत पर देखेगा। रजत का लागत कितना है? 3 है ना। 3 पर उसको 1.2 का लाभ है। इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। 3 चौका 12.4, 0.4 का गुणा 100 में करेंगे तो आ जाएगा 40%। रजत को जो लाभ होगा मेरे दोस्तों वो 40% का होगा। यदि वीडियो में कोई दिक्कत हो क्लास में तो आप उसको वीडियो को रोक करके बार बार करके देख सकते हैं, आपको समझ में चीजें जरूर आएंगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यार से पुचकार के लगाते हैं। ठीक है। करें किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपए है। देखिए, सूची मूल्य का मतलब ही होता है अंकित मूल्य। किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रुपए है जिस पर 12% की छूट दी जाती है। देखिए, 15,000 रुपए का सामान है, इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा है। 12% छोड़ा दुकानदार, लेकिन आपको पटक के आपसे 88% जरूर लेगा। डिस्काउंट, छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी छोड़ दिया। कोई भी चीज, किसी भी चीज का एमआरपी या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है दोस्तों। यदि 12% दुकानदार इसका छोड़ रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि 88% आपसे जरूर लेगा। 88% लेने का मतलब कितना हो जाएगा बताइए, जीरो बचा, जीरो लगा दीजिए। 15 बाटे 120 हासिल लगा 12, 15 बाटे 120 और 120 10 30 132, 13,200 रुपया। 15,000 का सामान वह आपसे 13,200 रुपए में आपको बेच रहा है 12% का डिस्काउंट देकर के। फिर कह रहा है शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 करने के लिए, शुद्ध विक्रय मूल्य 12,078 करने के लिए उसे अब कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। अब ऐसे आप समझिए, ठीक है, अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, देखिए, हाँ 13,200 रुपया में ये सामान आपको क्या कर रहा है, दे रहा है, लेकिन इतने भी पैसे आपके पास नहीं है, आपको चाहिए 12,078 रुपए में। तो अब बताइए वो कितना छूट देगा, घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 1122 रुपए का आपको छूट देगा। ये छूट जो आप लेंगे वो इस पर लेंगे कि इस पर लेंगे कि इस पर लेंगे? अरे इस पर तो छूट हो ही गया है। अब ये जो छूट है, जब अब ये जो आप छुड़वाएंगे वो 13,200 रुपया में से छुड़वाएंगे। तो 13,200 रुपया में से 1122 रुपया दुकानदार आपको दोबारा छोड़ेगा। कितने प्रतिशत छोड़ेगा? तो 100 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 इकैया 11, 11 दूना 22, 11 इकैया 11, जीरो 11 दूना 22, काट लीजिए 12 बट्ठे 96, 96, 4 2 6 बचा, दशमलव लगा देंगे, 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। यानी कि जो दोबारा डिस्काउंट देगा वो आपको 8.5% का देगा। ठीक है, पहली डिस्काउंट वो देगा 15,000 पर, तो दाम गिर के आएगा 13,200। दूसरी जो डिस्काउंट देगा वो 13,200 पर देगा। और कितनी डिस्काउंट देगा? 1122 रुपए का। क्यों 1122 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है? क्योंकि आपको सामान चाहिए 12,078 रुपए में, 13,200 रुपए आपके पॉकेट में नहीं है। तो 12,078 रुपए 13,200 में से घटा देंगे तो 1122 रुपए आपको और छोड़वाने हैं। वो दुकानदार 13,200 में से छोड़ेगा, कितने प्रतिशत छोड़ेगा? तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था एमटीएस में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी वस्तु को 1,500 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ। देखिए 1,500 रुपए में बेचने से जो हमें लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो 1,350 रुपए में बेचने से हुए लाभ का 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब आप एक चीज मुझे बताइए, आप पहले सामान को बेच रहे हैं 1,500 रुपए में, फिर आप उसी सामान को बेच रहे हैं 1,350 रुपए में, तो जाहिर सी बात है 1,500 में बेचेंगे तो लाभ ज्यादा होगा, 1,350 में बेचेंगे तो लाभ कम होगा। तो आपको यही बोला है कि इतने में बेचते हैं, सॉरी इतने में बेचते हैं, और यदि इतने में बेचते हैं तो इसमें बेचने पर जो लाभ होगा वो इस लाभ का कितना होगा? डबल होगा। अब बताइए लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है? लाभ बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यदि मैं ऐसा कर दूं तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ जाए। तो एसपी विक्रय मूल्य तो दिया है 1,500, सीपी नहीं दिया है, तो सीपी को एक्स मान लेते हैं, ये सीपी एक्स हो गया। तो एसपी माइनस सीपी ये मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे एसपी 1,350 है माइनस सीपी एक्स माने हैं, तो ये मेरा दूसरा ये वाला प्रॉफिट है। ये मेरा प्रॉफिट हो, ये भी मेरा प्रॉफिट है। अब ये वाला जो लाभ है इस वाले लाभ का डबल है, ये वाला लाभ डबल है दोस्तों इसका। तो यदि इसको भी मैं डबल कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको हल कर लेंगे तो आप बताइए 1,500 माइनस एक्स है, और 13 दूना 26, 50 दूना 100, 2700 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x उधर जाके प्लस एक्स, प्लस 2x, 2x में से x घटेगा, x बचेगा, 1,500 इधर आके माइनस 1,500, 5 7 5 1,200। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्तों वो कितना है? 1,200 रुपए है। और भी जो है इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको इसको सॉल्व कराने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप इसको ऐसे भी आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको ऐसे आप जो है खत्म कर सकते हैं। क्रय मूल्य आ जाएगा 1,200। अच्छा ये तो आपको पता ही होगा ना
कि लाभ कैसे निकलता है। लाभ के कंडीशन में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो यहाँ पे विक्रय माइनस क्रय किया, क्रय पता नहीं था, यक्स मान लिया था। यहाँ पे भी विक्रय माइनस क्रय करेंगे तो इधर का लाभ पता चल जाएगा। ये वाला जो लाभ है दोगुना था इसका, तो इसको भी दोगुना कर दिया, तो दोनों की जो औकात हैसियत है वो क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की समान दर पर राघव गोपाल को 3 वर्ष के लिए 7500 रुपया। देखिए जो राघव है ये गोपाल को देता है 7500 रुपया, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। और यही जो राघव है वो सचिन को देता है 5000 रुपया, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, दिखेगा दिखेगा, घबराओ नहीं, दिख रहा है। ठीक है, 75 सचिन को 4 वर्ष के लिए 5000 रुपए देता है और दोनों से समान ब्याज के रूप में 3570 रुपए प्राप्त करता है। सचिन द्वारा दिए गए ब्याज को ज्ञात करें। सचिन द्वारा आपको दिए गए ब्याज को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे ब्याज की दर निकाल लो। यदि ब्याज की दर निकल गई, समय सचिन का पता ही है, मूलधन भी पता ही है, तो तुरंत उसका ब्याज निकल के आ जाए कि वो कितना ब्याज दे रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ब्याज की दर ही नहीं है, तो ब्याज की दर नहीं है, इसको निकालेंगे कैसे, समझो ध्यान से। 7500 रुपया, देखिए ये जो गोकुल है वो 7500 रुपया उधार लिया है और कितने की दर से, दर नहीं मालूम है, आर लिख लिया, लेकिन समय इसका मालूम है 3 साल के लिए। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। अब इधर भी आ जाओ, सचिन ने 5000 रुपया लिया है उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से। ठीक है, 1 मिनट, उसी ब्याज की दर से, और ये जो लिया है वो 4 सालों के लिए लिया है, तो इसका ब्याज निकालने के लिए कर देंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। अच्छा, ये 3 साल में इतना ब्याज देगा, ये 4 साल में इतना ब्याज देगा, ये दोनों टोटल मिलाकर के जो ब्याज देंगे वो कितना देंगे, दोनों जो मिलाकर के ब्याज देंगे वो 3570 रुपए ब्याज देंगे, 3570 रुपए ब्याज, यानी ये दोनों ब्याज मिलाकर के 3570 के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे एक चीज यहाँ पे कि 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो इधर भी है, ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक ना, 35 तिया कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 75 तिया 150, 225, 225 आर, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 चौका 20, 200 आर। ठीक ना, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3570, आर और आर यहाँ पे हो गए कॉमन। ठीक है, दोनों तरफ है, तो 225 और 200 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225, 225 और 200 कितना हो जाएगा आपका, 2 2 425 ना, 425 आर बराबर 3570। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं, किससे कटेगा, 5 से काट लें, आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 3570 बराबर 425। ठीक है, 5 से काट लेते हैं इसको, तो 5 7 35, 5 यहाँ 5, 2 बचा, 5 चौका 20, इसको 5 से काट लेते हैं तो 5 बटे 40, 5 बचे 25, 17 बचे 85 होता है मेरे दोस्तों, 17 चौका 68 होता है, 3 बचा, 17 दूना 34, 42 में 5 का भाग देंगे तो 5 बटे 40, 5 चौका 20। ब्याज की दर आ गई 8.4%। जो मेरे बच्चों ब्याज की दर आई है, ब्याज की दर आई है वो कितनी आई, 8.4%। यदि सवाल में ब्याज की दर पूछता तो आपका जवाब यहीं पे हो जाता, लेकिन ब्याज की दर पूछा ही नहीं है, पूछा कि सचिन जो है इस 3570 रुपए में कितना ब्याज ये भर रहा है। तो अब कुछ भी नहीं करना, आर की वैल्यू ब्याज जो है आपका निकल के आ गया, यहाँ पे सचिन वाले की जगह पे रख दो। अब एक चीज बताओ, 8 चौक का 32 और 4 चौक का 16, 32 और एक 33.6, यही ना होगा, 8 चौक का 32, 4 चौक का कितना 16, तो 32 एक 33.6, 5000 का 33.6% आप निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए, 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15 और एक 16 हो जाएगा, एक अंक दशमलव है लगा दीजिए, कुल मिलाकर के जो ब्याज वो भरेगा वो 1680 रुपया भरेगा, 1680 रुपया सचिन ब्याज भरेगा। सवाल में कोई भी कठिनाई नहीं है,
ये जो गोकुल है इतना ब्याज भरेगा, सचिन इतना ब्याज भरेगा, टोटल मिलाकर के ये ब्याज 3570 भरेंगे। ऐसा करने पर ब्याज की दर आ जाएगी। ब्याज की दर को उठा करके यदि यहां पे रख देंगे तो सचिन ने इसमें से कितना ब्याज भरा है वो पता चल जाएगा। और गोकुल का पता करना हो तो यहां पे आप ब्याज की दर लिख देंगे, गोकुल इसमें से कितना भरा है ब्याज वो पता चल जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है आपके एमटीएस में, ठीक है। यदि आप कंटिन्यू इस टाइप के क्वेश्चन को लगा रहे हैं, आप जब भी पेपर देने जाएंगे एमटीएस का, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 25 में 25 मैथ ठोक के आएंगे। आप ये मेरा विश्वास रखिए, बस आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है, अपनी स्पीड को बढ़ानी, अपनी एक्यूरेसी को सही करना है और अपने जो है पूरी दिमाग पूरा कंसंट्रेट आपको जो है इस पे लगा देना है। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए, समय ज्यादा लग जाएगा, आप लोग खुद ही समझदार है क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए ए, देखिए ए, अच्छा काम और समय का तरीका आपको मैंने बताया होगा, ये देख लीजिएगा। यहां पे होता है दिया गया दिन, और यहां पे होता है काम, और यहां पे होता है उनकी क्षमता, और क्षमता एक दिन का काम होता है। यदि सवाल दिन में है, घंटे में होता है तो घंटे में, ठीक है। सवाल को समझिए, यहां पे दिया गया समय होता है, समय चाहे दिन में हो, चाहे घंटे में हो, चाहे मिनट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे जो यहां पे हमेशा दिया गया समय होगा, यहां पे टोटल उन्हें कितना काम करना है वो होगा, और यहां पे उनकी क्षमता होगी। ये क्षमता यदि सवाल दिन में है तो एक दिन की क्षमता होगी, सवाल घंटे में है तो 1 घंटे की क्षमता होगी। जैसा सवाल है वैसी उनकी यहां पे क्षमता निकल के आएगी। अब सवाल में आपसे बोला है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि वह 6 घंटे, देखिए एक किसी काम को 6 घंटे रोजाना करता है और किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। एक दिन में कितना घंटा काम करता है? 6 घंटा, और 12 दिन में काम खत्म करता है, तो इस हिसाब से वह 12 छंग कितना 72 घंटा काम करेगा। एक दिन में 6 घंटा तो 12 दिन में 12 पंजे 60, 12 छंग 72 घंटा काम करेगा। घंटा का मतलब अब यहाँ पे दिन नहीं है, अब यहाँ पे आपका क्या है? घंटा है। जो समय है वो किसमें है? घंटा में है। 72 घंटा काम करेगा। बी कह रहा है कि प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए उसे 8 दिन में पूरा करता है। 7 घंटे में काम करते हुए उसे 8 दिन में पूरा करता है। एक दिन में 7 घंटा काम करेगा तो 8 दिन में 8 से कितना काम करेगा? 56 घंटा काम करेगा। बोलिए, 56 घंटा काम करेगा। यानी ए 72 घंटा काम करता है और बी जो है 56 घंटा काम करता है। तो पहले हम वो काम निकाल ले जो इनसे करवाना है। ये जो काम होगा इन्हीं दोनों का एलसीएम होगा। अब 56 72 का यदि आपको एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दोनों में कॉमन नंबर क्या है बताइए? 8 7 56 और 8 9 72, तो 8 7 56 और 8 9 72 ऐसे लिख लेना है। अब यदि 72 का भाग देंगे तो देखिए 8 9 72 7 बार में जाएगा, 56 का भाग देंगे तो 8 7 56 9 बार में जाएगा। और ये जो जितनी बार में जा रहा है ये क्या है? ये ए की क्षमता और ये बी की क्षमता है। ए जो है 1 घंटे में 7 काम करने की क्षमता रखता है और बी 1 घंटे में 9 काम करने की क्षमता रखता है। दोनों मिल जाएंगे तो 9 7 कितना? 9 और 7 हो जाएगा आपका 16 काम। दोनों मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना काम होगा? 16 काम होगा। अब सवाल में ये बोला है कि यदि वे प्रतिदिन 9 घंटे एक साथ काम करें, प्रतिदिन 9 घंटे, एक दिन में उनको 9 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। एक दिन में 9 घंटे काम एक दिन में उनको 9 घंटे ही टाइम देना है। अच्छा, 1 घंटे में 16 काम कर रहे हैं तो 9 घंटे में इतना काम करेंगे? बुरा बुरा मत करिएगा। 1 घंटे में दोनों मिलकर 16 काम कर रहे हैं तो 9 घंटे में 16 गुणे 9 काम करेंगे। अब ये एक दिन में उनको इतना काम करना है, एक दिन में उनको इतना काम करना है। अब काम उनके पास है टोटल 8 गुणे 7 गुणे 9, तो इतने काम को इस हिसाब से कितना दिन लगाएंगे इसी में भाग दे देंगे। इसी में 16 गुणे 9 का भाग दे देंगे। 9 से 9 कट गया, 8 दूना 16 हो गया। आंसर आ गया 7/2 दिन। आंसर कितना आ गया? 7/2 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किसी आयताकार जलाशय में 126 किलो लीटर पानी है। किसी आयताकार जलाशय, देखिए जलाशय है एक आयताकार है, उसमें 126 किलो लीटर पानी है। 126 किलो लीटर पानी है, ठीक है।
पूरा पानी से भरा हुआ है वो आयताकार जलाशय, यानी उसका जो आयतन है उस आयतन में 126 लीटर टोटल पानी जो है आ सकता है। जलाशय की गहराई दिया है 3.5, जलाशय की लंबाई दिया है 8, जलाशय की चौड़ाई आपको बतानी है, चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई को ऐसे ही रहने दीजिए, चौड़ाई आपको बतानी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी आयताकार टंकी है तो उसमें लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई होगी और उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या करते हैं, ऊंचाई। ये ऐसा कर देने से उनका क्या निकल के आ जाता है, आयतन। आप मुझे बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे तो ये उनकी क्या आ जाएगी, आयतन। और यही आयतन बराबर सवाल में दे रखा है 126। बस हल कर लीजिए ना। 8 से इसको काट सकते हैं क्या, 8 इकाइयां 8, 2 2 4, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब चौड़ाई बराबर निकालना है हमको ना, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा 126 बटे ये सब नीचे आ जाएंगे, 3 दशमलव कितना आ जाएगा, 3.5 और गुणे ये आपका 8। ये दशमलव कैसे खत्म होगा, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब 7 से काट सकते हैं, 7 पचे 35, 7 से शायद ये भी कट जाएगा, 7 इकाइयां 7, 3 2 5, 7 बटे 56, 180। ठीक है, 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 से काट दिए 4 चौका 16, 2 4 पंजे 20, 45, 5 से काट दिए 5 नवा 45, 9 बार में कट गया। 9 का आधा मेरे दोस्तों होता है 4.5, 9 का आधा होता है 4.5, यानी टंकी की जो चौड़ाई है वो 4.5 मीटर है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई करेंगे तो टंकी का आयतन आएगा, और यही आयतन बराबर कितना दे रखा है, 26, क्योंकि टंकी में 126 लीटर पानी आ रहा है तो इसका मतलब उसका आयतन 126 ही हुआ। यहां से चौड़ाई आप निकाल लेंगे, भाग भाग देकर के चौड़ाई आ जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, आराम से इसको आप निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन करें, यदि किसी शंकु के आधार का व्यास, शंकु आप जानते हैं ना क्या होता है, ऐसे टोपी जोकर की तरह, ये इसका आधार हो गया, ये इसका आधार हो गया, ये पूरा व्यास है और ये इसकी त्रिज्या है, इधर या इधर ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि किसी शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1395 से 3/7 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों। ठीक है, शंकु की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख रखा है। अब देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 1300, कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1395 सही 3/7, 1395 सही 3/7। ठीक है, और आप देखें तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये एल क्या है मेरे दोस्तों, ये एल होता है ये तिरछी ऊंचाई, और ये जो सीधा सीधा होता है ये इसकी ऊंचाई होती है, ये एल होता है तिरछी ऊंचाई। पाई आर एल का मतलब इतना दे रखा है सवाल में, तो यहां से आप पाई का मतलब 22/7 होता है, आर का मतलब देखिए ये व्यास पूरा 24 है तो आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है 12 हो जाएगा। और यहां से इस फॉर्मूले से आप चाहें तो इसकी तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं, तिरछी ऊंचाई निकल के आ जाएगी तो आप उसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए 7 पचे 35, अब 35 3 कितना हो जाएगा 38, और 7 9 63, 63 में 3 जोड़ेंगे तो 66, 7 त्रिका 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, और 7 इकाइयां 7 और 2 कितना 9, और बटे में 7, और बराबर इधर एल पाई आर का मान हो जाएगा कितना 12, और गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7। ये सबको समझ में आ रहा है, 12 कैसे हुआ 24 का आधा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, कट जाएगा, 12 से इसको काट सकते हैं 12/96, 12 इकाइयां 12, 12 चौक 48, 22 से इसको काट सकते हैं 22 तिया 66 है ना, 22 तिया 66 हुआ, 4 70 10 10 11 10 7 14 15 15 154, फिर 2 7 14 2 7 14 15, 7 बार में 7 बार में ये तिरछी ऊंचाई आ गई मेरे दोस्तों, कितना आ गया 37। यदि सवाल में केवल तिरछी ऊंचाई पूछता, केवल ये पूछता तो आपका जवाब होता कितना 37, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कह कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की आपको ऊंचाई बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि एल निकाल लिए, तिरछी ऊंचाई निकाल लिए, तो तिरछी ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट
त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस किसका, हाइट का स्क्वायर। अब बताइए इसका मान आपको दे रखा है कितना, 37 अंडर रूट, इसका मान अभी आपने निकाला, सॉरी ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितना है 12, त्रिज्या कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 बार हम 144 और प्लस h का स्क्वायर। अब देखो इधर कहानी कैसे खत्म होगी, कहानी कैसे खत्म होगी सुनिएगा, एक मिनट, दिख रहा है कहानी कैसे खत्म होगी, जब इधर वर्ग करेंगे और इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना होगा। अब आपको यहाँ पे वर्ग का झमेला है, मान लीजिए आपको वर्ग ना याद रहे, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे टाइम बचाना है। समय कैसे बचेगा समझिएगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा समझिएगा। आप मुझे बताइए, इसका आप वर्ग करेंगे, यदि इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे, पूरे का वर्ग मत करिए, 7 सते कितना 49, फिर ये 144 उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, -4, तो 9 में से 4 गया 5, ये किसका मान आएगा, h स्क्वायर का, तो h स्क्वायर का मान मेरे दोस्तों 5 है, तो h बराबर इसका वर्गमूल होगा। तो बताइए इसका वर्गमूल, यदि इकाई के अंक में 5 है तो उसके वर्गमूल का भी इकाई अंक 5 होगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो भी इसका इकाई अंक 5 होगा, मतलब h का मान जो भी होगा उसके इकाई अंक में 5 होना चाहिए। आपके कौन से ऑप्शन में 5 है, चौथे नंबर में 5 है। तो बिना वर्ग वर्ग निकाले पक्षांतर वक्षांतर किए, चाहे तो आप इस चीज को ऐसे करके अपना समय बचा सकते हैं। यहाँ पे तो फालतू इतना समय चला गया, कम से कम यहाँ पे तो अपना समय बचा लीजिए, हर जगह समय को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं, और तिरछी ऊंचाई निकल गई तो फिर वहां से हम अपनी हाइट को भी निकाल सकते हैं, सीधी ऊंचाई को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये मैं कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है। इसका वर्ग करेंगे तो 7 सते 49, 49 का इकाई अंक 9 लिख लीजिए। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 144 उधर माइनस होगा, तो इकाई अंक में से 9 में से 4 गया 5, h स्क्वायर बराबर 5, तो h बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5 के वर्गमूल का इकाई अंक 5 ही होगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका इकाई अंक 5 मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, करें यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट में 30% की वृद्धि होती है, और इसकी त्रिज्या में, आधार की त्रिज्या में 15% की कमी होती है, त्रिज्या में 15% की कमी होती है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा मेरे दोस्तों, यही इसका सवाल है। बहुत ही मजेदार सवाल है, ये आपके एमटीएस में पूछा गया है। किसी बेलन, बेलन तो आप जानते हैं ना, कुछ बेलन यानी सिलेंडर, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ठीक है। ये इसके आधार की त्रिज्या है, 15% बढ़ा दिया, क्या क्या कर रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πr(h), क्या होता है 2πr(h), और जब भी किसी चीज का कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, बढ़ोतरी घटोतरी ये सब किया जाता है, तो वहां पे जो कॉमन चीजें होती है उसकी काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ये चीजें आएंगी तो लेना देना इनका कोई मतलब है नहीं। 2πr(h), इसमें केवल r और h का रोल है। मान लेते हैं r और h का गुणा है, देख ही रहे हैं, मान लेते हैं पहले हाइट थी 100 और त्रिज्या भी, सॉरी पहले त्रिज्या थी, त्रिज्या पहले है ना, त्रिज्या पहले 100 थी और हाइट भी 100 थी, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता वो कितना होता, 100 गुणे 100, ठीक। अच्छा 2π का लेते तो यहाँ पे 2 का गुणा करते, 10,000 की जगह 20,000 होता, इसको हम 20,000 पाई लिख देते, यही ना करते, तो ये सब मत किया करिए, ठीक है। अब हाइट को 15% बढ़ाया गया, त्रिज्या को 15% कम कर दिया गया, ठीक है। हाइट को 15% बढ़ाया गया, त्रिज्या को 15% कम किया गया, तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या 85, हाइट को 30 बढ़ाया गया, कितना हो जाएगा 130। अब इनका गुणा कर लीजिए 0, ठीक है। 13 × 5 = 65, 13 × 8 = 104, 108, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 110, 11,050। पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 10,000 और अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 11,050। तो आप मुझे बताइए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 10,000 से 11,050 हुआ, तो 1,050 बढ़ा।
ये 1050 किस पर बढ़ा मेरे दोस्तों? तो आप कहेंगे 10,000 पर। कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 100 का गुणा। 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो नीचे बचा तो एक अंक पे दशमलव जाएगा। 10.5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। आपके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में 10.5% की वृद्धि होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बता सकते हैं 10.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 गुणे 2। देखिए ये सरलीकरण से है। 4 गुणे 2 भागे 3 का 12 माइनस 3 भागे 2 गुणे ब्रैकेट में 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 3 भागे 2 का 3। इन्हीं को आपको हल करना है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये सरलीकरण का दो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हम इसको एक नियम, एक सीक्वेंस की तरह से जो इसको हल करते हैं। काभागुधरी एक नियम है, काभागुधरी। ठीक है, या आप कह सकते हैं बॉडमास। ठीक ना, आप बॉडमास भी कह सकते हैं, BODMAS, है ना, बॉडमास। इसी सीक्वेंस में इसको हल करते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, यदि पहले कहीं सवाल में ब्रैकेट है तो पहले उसको हल करेंगे। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, ब्रैकेट के बाद का वाले को हल करते हैं। उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाव उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं देखो ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट यहां दिखाई देगा, तो पहले 2 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा। 3 में से 2 घटाएंगे 1, लेकिन वो 1 माइनस में होगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ब्रैकेट का काम खत्म, ये गुणा हो गया, इधर गुणे 2 प्लस 3 भागे 2 का 3, 2 भागे 3 माइनस 12 का 3 भागे 2 गुणे 4। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एकदम सीक्वेंस में 2 की जगह 3 लाइन आपका हो जाए वो चलेगा, लेकिन सीक्वेंस में नहीं करेंगे। एक भी मिस्टेक हुआ तो ये क्वेश्चन आपका 100% गलत आएगा। और ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखेंगे तो आप एकदम सही क्वेश्चन जो है हल करके आएंगे। अब इसके बाद बी का काम खत्म। ऑफ, ऑफ का मतलब का, तो देखिए का यहाँ पे है, किन के बीच में है? तो आप देखेंगे 3 और 12 के बीच में है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, 2 बार का प्रयोग हुआ है, 3 और 12 के बीच में है, और फिर यहाँ पे 2 और 3 के बीच में। इनको हल करने का प्रयास करते हैं। 4 गुणे 2 भागे 12, 3 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 3 भागे 2 गुणे -1 गुणे 2 और प्लस 3 भागे 2 3 6। अब हमने ऑफ को भी खत्म कर दिया। ये ऑफ, अब डिवीजन, भाग देंगे। अब भाग किन के बीच में? तो देखिए ये 2 और 36 के बीच में यहाँ भाग है, 3 और 2 के बीच में यहाँ भाग है, और 3 और 6 के बीच में यहाँ भाग है। 3 जगह भाग है मेरे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2 भागे कितना? 36, फिर माइनस 3 भागे 2, फिर गुणे, इधर देखिए 2 इकाइयां 2, ये 2 इकाइयां क्या हो जाएगा? 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 इकाइयां 2, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 भागे 6, 3 भागे 6, 3 भागे 6 ऐसे लिख लिया। दिख रहा है? बार बार लाइट आज जा रही है। ठीक, अब देखिए 4 नामा क्या हो जाएगा? 36। ठीक है, -2 का गुणा जब इस माइनस में होगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 2/9 और प्लस 3, 3 दूना 6, 6/2 और प्लस 3 इकाइयां 3, 3 दूना 6 प्लस 1/2। ठीक है, 9 2 2 का एलसीएम बच्चों मेरे होता है 18, 18 लिख लिया। 9 दूना 18, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे, जितनी जितनी बार में जाएगा ऊपर गुणा करते जाएंगे। तो 9 दूना 18 2 बार में गया, 2 का गुणा 2 में, 2 दूना 4 प्लस 2 9 18, 9 6 54 प्लस 2 9 18, 1 9 9, बस इनको जोड़ दीजिए 54 और 4 58, 58 में 9 जोड़ेंगे तो 67/18। इसका जो उत्तर आएगा मेरे दोस्तों, इधर दिख रहा है क्या आप लोगों को?
67/18। ये इसका आंसर होगा। सरलीकरण को हल करते समय एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइन में एक ही काम करने हैं। एक लाइन में एक काम, यदि भाग है तो भाग दीजिए पूरे में, उसके बाद फिर गुणा वाला दूसरे नीचे, फिर उसके बाद जोड़ नीचे, फिर ऋण नीचे, ऐसे करना है। यदि आप एक ही जगह सारा नियम लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके प्रश्न गलत हो सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर